अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पीडीएम की जानिब से एक बार फिर पुरजोर मुतालबा किया गया है कि शफाफ इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएं। ये मुतालबा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पीडीएम अपने प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा बारहा करती आई है और हुकूमत को धमकी भी देती आई है। लेकिन एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में ये शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि शफाफ इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठने को तैयार नहीं है। इस्लाहात चाहे वो नैब के हवाले से हों या फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, ना हुकूमत ना अपोजिशन एक दूसरे के साथ कंसेंसस डेवलप करने में अभी तक नाकाम रही हैं। और अभी तक हुकूमत जितनी भी इस्लाहात के हवाले से जो भी सामने लेकर आ रही हैं वो उसके ऊपर अभी कंसेंसस नहीं हो रहा, बल्कि उसके ऊपर तनकीद की जा रही है। अभी हाल ही में देख लें कि नैब ऑर्डिनेंस आया है, इसके ऊपर अपोजिशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसमें से 50% तो वो इस तरामीम की गई हैं जिसके ऊपर अपोजिशन ने खुद तजावीज़ दी थी, उन्हीं को एक्सेप्ट किया गया है। तो फिर मामला क्या है, कहाँ पर रुकावट है और कहाँ पर गैर संजीदगी है और संजीदा किस तरह से हुआ जा सकता है। और कौमी हिसाब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, अब इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब ये मामला अगर पार्लियामेंट में जाता है तो अपोजिशन वहाँ पर क्या स्टैंड लेगी और इस्लाहात के मामले पर हुकूमत के साथ कितना साथ बैठने को तैयार होगी। इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, स्टूडियो तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सदीक अल फारूक साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। सदीक अल फारूक साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपसे किया जाए, ताकि थोड़ा सा एक तो अगर पहले पीडीएम को हम ले आए और पीडीएम के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये एक बार बार मुतालबा कर रहे हैं जी, फौरी शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, फौरी शफाफ है। हर दूसरे दिन ये मुतालबा आ जाता है, आज भी ये मुतालबा आ गया। तो ये बस मुतालबा ही है, इसको हम सिर्फ एक सियासी कहें कि सियासी स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, अभी तो ये सियासी स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाना पड़ेगा अपोजिशन को कि हुकूमत का बलज वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए, वो माहौल अभी पीडीएम नहीं बना रही है। अभी पीडीएम कोई सड़कों पे नहीं है, कोई मार्च की डेट नहीं है, कोई धरने की बात नहीं है, कोई इस्तीफ़ों की बात नहीं है। तो फिर कबल अज वक्त इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? और अगर इंतखाबात ने मुकर्ररा मुद्दत पर ही होना है और अपने मुकर्ररा टाइम पर होना है, तो फिर आज उनका मुतालबा बेवक्त की रागनी लगता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ फॉर द गैलरी है। अभी इसके जो बुनियादी लवाजमात हैं वो शायद पीडीएम ने अभी पूरे नहीं किए। आज उन्होंने कहा है कि हम मार्च ज़रूर करेंगे और उस मार्च में ही फैसला होगा कि अगर तो वो लॉन्ग मार्च में वाकई लोग हुए और खाली कुर्सियां ना हुई तो फिर तो इंतखाबात की तरफ गेम चली जाएगी। और अगर उस मार्च में खाली कंटेनर और खाली कुर्सियां हुई पिछले धरने और मार्च की तरह, की तो बाद की बात है। पहले लीडरशिप क्या एक पेज पर होगी तो फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, फिर कुर्सियों की तरफ। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया ना कि हम मार्च करेंगे जी, तो इसका मतलब है एक पेज पे आ गए। अगर आज शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने ऐलान किया है, लेकिन अभी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी पाकिस्तान के सियासत में और पाकिस्तान के मंजरनामे में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिनके नकूश अगले 6 माह में बहुत गहरे होंगे। राइट, इसी को आगे लेकर चलती हूँ और जल्दी से मैं सदीक अल फारूक साहब आपका इसको ऊपर कमेंट ले लेती हूँ। जो अभी एक बार फिर से मुतालबा किया गया कि शफाफ इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाए, यानी कि जल्द इलेक्शन की बात कर, अर्ली इलेक्शन की बात कर रही है इस वक्त अपोजिशन और खासकर पीडीएम। तो सदीक अल फारूक साहब, ये मुतालबा तो अब ये नहीं, ऐसा नहीं लगता कि पहले भी किया, इसमें वजन नहीं लगता, इसलिए कि पहले भी ये मुतालबा किया गया लेकिन उसको उस तरह से परसू नहीं किया गया, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक रह गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया। मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने जो ये बात की कि इस वक्त आज या अगले 5-10 दिन में या 15 दिन में माहौल नहीं बना, तो ये बात तो इनकी ठीक है, माहौल नहीं बना। लेकिन ये बेवक्त की रागनी वाली बात जो है मेरे नजदीक ये शायद कुछ मुबालगा है। जब मईशत तबाह हो जाए, ज़राअत तबाह हो जाए,
गवर्नेंस तबाह हो जाए, आलमी तन्हाई जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया, अपने दोस्त भी नाराज हो जाएं और वजीर आजम अपने बैरूनी दौरे भी जो है वो मनसूख करना शुरू कर दे, अंदर बहुत ज्यादा तजादात और तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही हो, हर मैदान में नाकामी हो, तो फिर उसका हल यही है कि इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि लोग अपनी आजाद मर्जी से लेकिन सिद्दीक मुजम्मिल सब जो बात कर रहे थे माहौल की, जी माहौल की करने का ना, मैं अर्ज कर दूं, 2 जुमले और मुझे बोल लेंगे। अब जब आज ये बात सामने आ गई है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो इसकी तारीख भी आ जाएगी, मौसम भी ठीक हो गया है, अक्टूबर नवंबर, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज कि अगले 10-15 दिन में इस हवाले से भी फैसले कर लिए जाएंगे। टू बी नोटेड। चलें, इसी को मैं मुसर्रत साहिबा की जानिब लेकर जाऊंगी। मुसर्रत साहिबा, अब ये पहले की तरह नहीं है कि इस वक्त पीडीएम ने ये अनाउंस किया है कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, बल्कि अब यह है कि इसके ऊपर अमल भी होगा, इम्प्लीमेंट होगा और लॉन्ग मार्च भी हो गया, इसकी तारीख भी आ जाएगी। तो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पैनलिस्ट सिद्दीक भाई एंड मुजम्मिल भाई को भी सलाम। देखें, आई एग्री विद मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और आई टोटली डिसएग्री विद सिद्दीक अल फारूक साहब। उसकी वजह ये है, देखें सिद्दीक भाई ने जो नक्शा खींचा है ना, इस मुल्क की तो रियलिटी ये नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त जरूर साफबंदी कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं झूठे किस्म का, जिसमें उनको इंशाल्लाह वन आफ्टर द अदर नाकामी का सामना रहा, जैसा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रीथिंक कर रही है कि वो वापस आएगी। बाकी इस तरह की पाकिस्तान की कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन जरूर है कि ये नक्शा इन्होंने बिल्कुल सही खींचा है पीएमएलएन का, अंदरूनी खलफशार और घर की लड़ाई और कौन राजनीति पे बैठेगा, कभी एक आता है कभी दूसरा, कभी एक खामोश होता है कभी दूसरा, तो ये चीजें सिचुएशन अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन वो पीएमएलएन के अंदर मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप अगली बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं आलिया, जब पीडीएम जोरों पे थी, बड़ी 2 सियासी जमातें, उन्होंने आपस में रिश्तेदारी भी कर ली थी, मुंह बोले बहन भाई बने थे या पता नहीं आंटी अंकल बने थे, बट उसके बाद जब एक मिली नगमा बड़े जोर शोर से बना और फिर आर पार होना, फिर वोट को इज्जत देने के ऊपर परफॉर्मेंसेस हुई और एक जलसे ने इस मुल्क की तारीख बदलनी थी बकौल एक लीडर के, तो हुआ क्या? 11 जमातें 1100 बंदा ना इकट्ठा कर सकी। फिर मुझे ये बताएं, इनकलाब खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हलवा पूड़ियां खाने के बाद, अच्छे से लंच ब्रंच के बाद, एक प्रेस टॉक के अंदर ये कह के हम ये कर देंगे, तो ऐसे नहीं होता। दूसरी वहां जहां तक बात है कि जितने भी इकोनॉमी के इंडिकेटर हैं, पाकिस्तान ग्रेजुअली, जो पूरी दुनिया में एक कोविड के बाद जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी, आज आप अगर देखो कि बहुत बड़ा बहरान है पेट्रोलियम का और पेट्रोल का बरतानिया के अंदर, तो पाकिस्तान बहरहाल बहुत सारे ममालिक से, लेकिन वो बहरान तो स्ट्राइक डाउन है ना जी, वो स्ट्राइक डाउन है जी, वो तो डिफरेंट है सिचुएशन पाकिस्तान की डिफरेंट। यहाँ पे महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी है, IMF के मुतालबात भी है। जी जी, उसकी वजह ये है आलिया, ये हमारे तकरीबन डेली बेसिस पे अब हमने ये एक अच्छा असूल बनाया है कि बजाय इसके कि हम सारा वक्त एक क्वेश्चन का आंसर करें, तो डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हम हकाइक सामने रख रहे हैं। तो बेहतर है कि लॉजिकल बात की जाए, हकाइक पे मबनी बात की जाए। जहां तक बात है पाकिस्तान में महंगाई की, महंगाई पूरी दुनिया में हमारे मुल्क में सबसे कम है, लेकिन हाँ, जिस कुछ एक खास आबादी है जिनकी कुव्वत खरीद कम है, उनके लिए ये चीजें आप जब तक फ्री नहीं करेंगे, उनको 100 रुपए की भी चीज महंगी लगेगी। बात तो पैसे होने से है। अगली जहां तक रहेगी बात, जो सिचुएशन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कोरोना के इतनी बड़ी आफत के अंदर ख्वाब देखे और एक लंदन से लीडर तशरीफ लाए कि अनरेस्ट होएगी, लोग मरेंगे तो मैं सियासत करूंगा। हुआ क्या? इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं एक और सवाल रखती हूँ आपके आगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं मुजम्मिल भाई, उनके आगे। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के कोविड अरेंजमेंट को सराहा, इन्होंने उस चीज को भी कहा कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया ने हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन, जो हमारे स्टेप्स थे कि जो लॉकडाउन जिसको इन्होंने इंतहाई
तनकीद का निशाना बनाया, वो स्ट्रेटजी पूरी दुनिया बाद में उसके ऊपर गई। तो ये तो जो भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम करना है वो इनको बुरा लगना है, बिकॉज नेचुरल सी बात है, इनको वो सूट नहीं करता। तो जो चीज ऑपोजिशन को सूट नहीं करती वो कहते हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जी ठीक है, वो तो आपकी परफॉर्मेंस है ना, वो तो इलेक्शन में जाहिर है कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। मैं अर्ज करूं, इस मीन्स के मुल्क राइट डायरेक्शन में इनकी फ्रस्ट्रेशन शो करती है। अगर तो जाहिर है कि पीटीआई ने परफॉर्म किया है। एक और आखिरी बात, जब ये साइलेंट जोन में जाने के बाद वापस आके चचा या भतीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये अंडरस्टूड समझे कि डील की ट्राई थी, वो नहीं हुई। तो ये फ्रस्ट्रेशन होकर नई धमकी लेके आते हैं। इनकी धमकियां हमने बड़ी देखी हैं, पहले दिन से देख रहे हैं। ये आके एक्चुअल ग्राउंड पे हमारा मुकाबला करें, वो ये है कि अगर इनको लगता था इलेक्शन इलेक्शन कमीशन में कितनी पिटीशन लेके गए हैं। जी ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। वो हम सिस्टम बनाना चाहते हैं। चले, आपने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं तो मैं इसके ऊपर चाहूंगी कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब तज्जिया रख दें सामने। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे सदीक अल फारूक साहब ने कहा कि ये तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया पीटीआई ने, पीटीआई कहती है कि हमने तो दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी, तो ये अवाम क्या फैसला, अवाम किस पोजीशन में है, किसके साथ देने की पोजीशन में है? परफॉर्मेंस को देखा जाए या फिर देखा जाए कि जितनी बैड गवर्नेंस जो है ऑपोजिशन बता रही है? देखें, आवाम की हमायत और आवाम की नब्ज़ जानने का वाहिद तरीका तो वोट है ना। तो अगर हुकूमत बनने के बाद ज़िमनी इंतखाबात तसलसल से देखे जाएं तो दो सीटें इमरान खान साहब ने छोड़ी, लाहौर और पेशावर की, वो दोनों वो हार गए। फिर फैसल वाडा साहब ने सीट छोड़ी कराची की, वहाँ 5वें नंबर पे आए। तो इस तरह डस्का के इंतखाबात में अब चूँकि मुशर्रफ साहबा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जाएं, इलेक्शन कमीशन गई और अपोजिशन जीत गई। उसके बाद वहाँ दोबारा इंतखाब हुआ तो भी जीत गई। 10 हत्ता के परवेज खट्टर साहब के हल्के से भी नून लीग जीत गई। तो आवाम का मूड तो पीटीआई के हक में, अगर 10 में से 9 इलेक्शन पीटीआई हार जाए, अगर 20 सीटें लाहौर कंटोनमेंट की हो तो उसमें हार जाएं, अगर कराची में प्रेसिडेंट के हल्के की वो कंटोनमेंट बोर्ड की सीट हार जाएं, अली जैदी साहब के हल्के की सीट हार जाएं, तो सवालात तो आवाम के मूड पर ज़रूर पैदा होंगे कि लोगों का मूड तहरीक इंसाफ की तरफ है या नहीं है। क्योंकि अगर तो वोट की ताकत से जानना है तो मैंने तो पिछले जितने ज़िमनी इंतखाबात देखे, और अगर मैं पार्लियामेंट की ताकत से भी जानने की कोशिश करूं तो यूसुफ रजा गिलानी की सीट की जो शिकस्त थी उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और मजबूरन इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें दूसरी दफ़ा इत्तेमाद का वोट इसलिए लेना पड़ा कि उनकी अपना कैंडिडेट कौमी असम्बली से हार गया। तो इसलिए मैं ये तो नहीं समझता कि जो आवाम के इशारिये हैं और जो पार्लिमान के इशारिये हैं वो कोई तहरीक इंसाफ के हक में है। उसके बावजूद जो अवामी माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। उस पर मुशर्रफ चीमा साहब के साथ हूँ कि वो जो माहौल पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को घर भेजने या कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए बनता है वो अभी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। जाहिर है कि ऑपोजिशन, उसमें खाली ऑपोजिशन का कमाल नहीं है। देखिए ना, तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी ताकत पर तो हुकूमत नहीं कर रही है, ये तो और फैक्टर्स भी पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं हुकूमत को रखने और हुकूमत को घर भेजने के लिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन फैक्टर्स के अब आप सहारा लेने की कोशिश ना करें और ना खुदारा। ऑपोजिशन तो कहती है कि भाई जी अब वोट को इज्जत हो और पार्लिमान को वो समर्थन करना चाहती, तो आप उनको फिर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं कि भाई दूसरी कुव्वत की भी तरफ देखें जिसने हुकूमत को सहारा दिया है? तो ऑपोजिशन तो फिर सहारा ना मांगे। यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लेती हूँ, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। कीप वाचिंग। बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत में अब क्या जो ज़ाहिर है, एक तो पार्लियामान में जो गुफ्तगू होनी है उसमें कंसेंसस नहीं है। ऑपोजिशन एक बार फिर तैयारियां कर रही है कि वो सड़कों पर भी आएगी, शफाफ जल्द करवाने का मुतालबा भी कर रही है। लेकिन जो माहौल है वो क्या कहता है? सदीक अल फारूक साहब, जाहिर है कि आप भी इस पे एग्री हैं कि माहौल तो नहीं है कि जो ऑपोजिशन के हक में हो, जो ऐसा माहौल हो कि ऑपोजिशन जो है जिस मुतालबे के साथ नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, माहौल अपोजिशन के हक में है। माहौल जिसे कहते हैं ना कि लोग सड़कों पर आ जाएं, वो अभी लाए नहीं गए, आए नहीं है। लेकिन जिस वक्त एक हफ्ते में
दो दफा बिजली के रेट बढ़े, अवाम ने 8 रुपए यूनिट बिजली खरीदी है, अब तकरीबन 30 रुपए यूनिट हो गई है, और अब 30% इन्होंने तक मजीद इस पर टैक्स लगा दिया है। नंबर 1। नंबर 2, आप चीनी, गंदम, आटा, पेट्रोल, इनकी कीमतें आप देख लें, आप जीडीपी का हाल देख लें। अभी कल जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं शुमारियात के महकमे ने जारी किए हैं, पहली तिमाही में 11 अरब 55 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा हो गया है पहली तिमाही में। इसके साथ मैंने अर्ज किया था कि आपकी 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कहते थे हमने ज़राअत में बड़ा काम किया है। ये कहते हैं 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट हो रही है, दालें इंपोर्ट हो रही हैं। उनके रेट आप देख लें, चीनी की पैदावार की कास्ट जो है, वो जो ग्रोवर अपना कारखाने वाले कहते हैं वो 105 रुपए हमारी पैदावार, हमारी कास्ट है। आप कहते हैं हमें जी 88 रुपए किलो बेचो, वो कैसे बेचें? वो अदालत में चले गए हैं। तो इनके तमाम ये कहते हैं जी हमारे दुश्मन, हाँ हम भारत तो हमारा दुश्मन है, लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं, अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं कि आप कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जाहिर है फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आपको शफाफ इंतखाबात भी चाहिए। शफाफ इंतखाबात के लिए सदीक अल फारूक साहब, आप हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत अगर इस्लाहात करना चाहती है तो आप साथ देने को तैयार नहीं है, तो आप बैठे पहले इस्लाहात कर लें। आप सुने जी, इस्लाहात ये लाएं, ये हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब हमने नैब कवानीन के लिए तजावीज पेश की, इन्होंने कमेटी तो बनाई, अब कहते हैं ऑर्डिनेंस में जो के जरिए तरामीम की है 50% मुस्लिम अपना अपोजिशन की हमने मान ली है। अच्छा भाई, तो अगर मानना ही पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते आप? अच्छा ठीक है, तो इसको इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन वजीर आजम को, काबीना के वजीरों को, सूबाई काबीना के वजीरों को, यानी हुकूमत को एनआरओ दे दिया है, ब्यूरोक्रेसी को एनआरओ दे दिया है। सिर्फ अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो अपोजिशन की होगी, तो इससे ज्यादा बदनीयती पर मबनी और क्या होगा जी अपना तरामीम। अच्छा चले मुसर्रत साहिबा, ये तो अपोजिशन कह रही है, सदीक अल फारूक साहब भी अभी कह रहे हैं कि जो आप तरामीम आपने की है अभी आप लोगों को सूट करती थी तो आपने कर ली, क्योंकि जब तजावीज अपोजिशन की जानिब से दी गई थी तो आपने कहा कि एनआरओ मांगा गया है हमसे, तो आज आप अपने लोगों को एनआरओ ऑर्डिनेंस के थ्रू दे रहे हैं। नहीं जी, आई टोटली डिसएग्री विद सदीक अल फारूक साहब। ये देखें, इनके जमानों में ये बात किसी हद तक इनकी इसलिए समझने वाली है कि ये चूंकि नैब को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। देखिए ठीक है, मुशर्रफ बना गए, इन्होंने इस इदारे में रिफॉर्म्स क्यों नहीं की? बिकॉज ये भी एक दूसरे का बाजू मरोड़ने के लिए इस इदारे का फिर इन्होंने भी मजा लेना शुरू कर दिया कि जो एक ऑपोजिशन में है दूसरा गवर्नमेंट में है, तो एक दूसरे को ये नैब के थ्रू फिक्स करते थे। हमने तो इस इदारे की आके नोक पलक ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे ये चीखें मार रहे हैं। अब मैं आपको अर्ज करती हूँ, जिसको ये कह रहे हैं जी खुद को एनआरओ दे दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो जैसे इन्होंने हमारे पर सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि किसी भी प्राइवेट इदारे या कारोबारी आदमी पर इसका इतलाक नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमने जो कारोबारी हजरात है उनको करप्शन करने की इजाजत दे दी है? नहीं, इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के और भी बहुत सारे इदारे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नैब नंबर 1 पे हो गया, FIA, ठीक है जी, FBI, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ईस्ट रिकवरी यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट, इनका क्या काम है? हुआ क्या इस मुल्क में? इस मुल्क में नैब का तमाशा ये इस तरह से ये लोग लगाते रहे। मुझे ये बताएं कि ये बाकी जो मैंने 5 इदारे इस मुल्क के गिनवाए हैं, इनका भी तो यही काम है। लेकिन अब हमने स्पेसिफिक सुन लेना जी, स्पेसिफिक कर दिया है कि ये इतना बड़ा इदारा नहीं है कि ये एक मुल्क में चपरासी, क्लर्क की करप्शन से लेकर के जो मनी लॉन्ड्रर है पाकिस्तान के सबसे बड़े, उनकी करप्शन के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन इसके जिम्मे थोप दी जाए और रिजल्ट क्या निकले कि किसी भी केस का कोई मंतकी अंजाम ना निकले, जिसका ये हमें इल्जाम लगाते हैं कि 3 सालों में बताए ना आपने क्या किया। अब हम इनको बताएंगे 2 सालों में हमने क्या किया। इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमने सिर्फ ये किया है
के मसलन अब ये कहते जी ब्यूरोक्रेसी को एनआरओ दे दिया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, इन्हें तो समझ आनी नहीं जी। इनको समझ लेकिन ये कह रहे हैं कि आटा चोरों और ये जो शुगर माफिया उन सबको एनआरओ मिल गया है। नहीं जी, हमने अगर एनआरओ देना होता, ये एक शख्स का बड़ा जोर जोर से रगड़ के नाम लेते थे जी, देखेंगे जब फलां का नाम आएगा, तो आया ना। हमने किसी को एनआरओ नहीं देना, वो कोई भी हो। ये इनको दोबारा हम बता रहे हैं, हमने देना होता तो जब पीडीएम बनाई, इन्होंने इस मुल्क की सालमियत को धमकाया, इन्होंने और तो और रही से कसर जो इनसे कुछ भी नहीं, वीडियो की धमकियां लगा, एक दिन में कोई लात मार के निकालता था तो कोई वो आर पार करती थी, और अब आके ये अपने मुल्क के गरीब 22 करोड़ अवाम को कि उनको ये चैलेंज कर रहे हैं, जैसे आपका जितना भी ये जो हमारा वैक्सीनेशन का सिस्टम है, ये क्या दिन इत्तेफाक है कि सिर्फ नवाज शरीफ, मोहतरमा कलसूम और इसहाकदार का ये आईडी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की सारे वैक्सीनेशन सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। यानी कि ये थ्रेट कर रहे हैं, जब इनके बात नहीं मानी जाती तो एक न्याय गुफा ये छोड़ते हैं। लेकिन इनसे कुछ इस तरह का देखें, जब इंडिया हमारा, मैं इनको एक बात बता दूं, जब इंडिया कॉन्स्पायरेसी करके अरबों रुपए लगा के इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये मैं एक और बात करूं, देखिए इन्होंने एनसीओसी को चैलेंज किया और एनसीओसी की पूरी दुनिया उनकी सारी जो मेयर्स एंड जो उनकी अरेंजमेंट्स और जो उनकी डिसीजन मेकिंग है उसको अप्रिशिएट कर रही है। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें ये कहते हैं कि जी मुझे ये बताएं कि हमने कैसे, कबीना का फैसला एक फर्दे वाहिद का फैसला नहीं होता, फुल कैबिनेट का कबीना में जब डिसीजन हुआ उसमें हम किसी एक फर्दे वाहिद को नैब ने ये कहा है कि हम इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जी ठीक है, इस्तिस्ना दे दिया कैबिनेट के जाहिर है डिसीजन होंगे तो उनको इस्तिस्ना। जी सिर्फ एक बात, अच्छा कि मुझे ये बताएं कि समटाइम्स आपको प्रोसीजरल जो वे है 6 माह का होता है, उसमें से आपको उसको फॉलो नहीं करना होता। जैसे कोविड में अगर हम प्रोसीजरल तरीकों से सारी जो भी थे चीजें मंगवाते तो शायद 6-7 माह लग जाते। जी ठीक है, लेकिन अब ये मामला पार्लियामेंट में भी जाना है। जी सदीक अल फारूक साहब कमेंट कर दें, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। जी मुसर्रफ साहब एक सेकंड। जी पहले भी इन्होंने नैब के कवानीन में रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की, अब दोबारा इन्होंने नैब कवानीन में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही तरमीम की। वो 8 महीने गुजारे, अब दोबारा 8 महीने, और इसका कोई जवाब मेरी बहन मुसर्रत चीमा ने नहीं दिया कि आपने अपने विफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा को नैब के अकाउंटेबिलिटी से बाहर निकाल दिया, जबकि आप कहते थे इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी मुझे। लेकिन सदीक अल फारूक साहब अगर उनके लोग निकल जाएंगे तो जाहिर है कि आपने झूठ बोलना बंद करें और इधर उधर की बात करें, आप सीधी बात करें कि आपने एनआरओ दिया। अच्छा नहीं, लेकिन सदीक अल फारूक साहब अगर ये मान भी लिया जाए कि हुकूमत ने इस वक्त अपने लोगों को जो कि कैबिनेट के डिसीजन होंगे उनमें जो भी आएंगे उनके केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह के फैसलों के ऊपर आप लोगों के केसेस हैं, जिस तरह से एहसन इकबाल साहब का है, शाहिद हकान अब्बासी साहब का है, मिफ्ता इस्माइल का है, तो अगर उनके इस तरह के फैसले जो कि ऑलरेडी साहब अदालत में है, नैब में है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी कोर्ट में चैलेंज करके रिलीफ तो वो भी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं। अदालतों ने पूछा है, अदालतों ने नैब से पूछा है सबूत कहाँ है, हाँ। और नैब सबूत नहीं दे सका। एहसन इकबाल साहब के केस में नहीं दे सकता। जाहिर है कि आप भी इस ऑर्डिनेंस के थ्रू तो ये लोग भी फायदा उठाएंगे जो ऑपोजिशन के हैं। जी इसी तरह से ख्वाजा बिरादरान, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, चले हाँ। उन्होंने क्या कहा है। जी ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, अब ये देखिए ये एनआरओ तो ऑपोजिशन को भी मिल गया, हुकूमत के लोगों को भी मिल गया। जी हम नहीं लेते इनका एनआरओ। फायदा तो सब उठाएंगे ना, जब ऑर्डिनेंस आ गया तो सब कहेंगे कि इदारा जाती फैसले थे। हम मानते ही नहीं है इनका, इसलिए तो चैलेंज कर दिया हमने। जी देखिए मैं समझता हूँ सर किसने चैलेंज किया? हाँ जी एक सेकंड जी सदीक अल फारूक साहब किसने चैलेंज किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए तो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज लाहौर हाई कोर्ट में कर दिया ना। जी और हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। नहीं वो जो चैलेंज किया है वो तो एक अलग एडवोकेट है, तो उनका आपसे पीएमएलएन ने चैलेंज किया अपने प्लेटफॉर्म से। जनाब पूरी अपोजिशन भी इसमें आ रही है ना जी, आप फिक्र ना करें, हमें नहीं चाहिए नैब में कोई तरमीम। जी ठीक है, जी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। जी पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जो नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम हुई हैं वो निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए नागुज़ीर थी।
जिस तरह नैब ने एक्ट किया है पिछले 3 साल में, उसके बाद ये बात साबित हो गई थी कि निज़ाम हुकूमत और नैब दोनों में से एक चीज़ चल सकती है। अगर हुकूमत चलानी है तो नैब नहीं होगा, और अगर नैब चलानी है तो हुकूमत नहीं होगा। और आज अगर पीटीआई को अपनी 3 साल परफॉर्मेंस को बताने में मुश्किल पेश आ रही है, आम आदमी उसको अप टू द मार्क नहीं समझ रहा, तो उसकी बुनियादी वजह भी नैब है। ये ज़रूर है कि उन्होंने चंद अपोजिशन के अरकान को जेल कटवा ली है, लेकिन अपनी सियासत भी तो ख़त्म कर ली है। जिस शाख पर वो बैठे थे, अगर उन्होंने नैब पर बैठ के हुकूमत की है तो फिर अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी का भी तो सौदा किया है ना साथ। और 3 साल बाद समझ आई है कि अगर निज़ाम हुकूमत चलाना है तो ये नैब ऐसे नहीं चल सकती। अगर 3 साल बाद पीटीआई को पता लगा है कि कैबिनेट के फैसलों के ऊपर जो है सैंक्टिटी होनी चाहिए, तो फिर शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, इन लोगों को क्यों पकड़ा गया? अगर ब्यूरोक्रेसी को होना चाहिए प्रोसीजर पे, तो आहत चीमा और फवाद हसन फवाद को क्यों पकड़ा गया? तो वो सियासी मकासद जो पीटीआई नैब से हासिल करना चाहती थी, वो महदूद मकासद थे जिनका बिलाखिर पीटीआई को नुकसान हुआ है और उन्हें ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस अगर आइंदा हुकूमत ने भी काम करना है तो ये तो लाना ही पड़ेगा। सिर्फ इसमें जो अब आप देखें ना, अब अच्छा काम भी बुरे तरीके से करें और बुरा काम भी अच्छे तरीके से करें, इसमें बड़ा फर्क है। अगर ये तरमीम माइनस एक्सटेंशन ऑफ द चेयरमैन नैब होती तो इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इनका पब्लिक इम्पैक्ट डिफरेंट था। लेकिन इसके साथ चेयरमैन नैब की आपने जब एक्सटेंशन जोड़ी और जब आपने कहा कि हम मुशावरत नहीं करेंगे, तो उसने अच्छे काम को बुरा बना दिया। और मैं समझता हूं जब आपने इसमें यह कहा कि हम एहतसाब अदालतों के जज हुकूमत लगाएगी, तो ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम को कौन मानेगा? मतलब आप अपने हर काम अपने पीटीआई के लोगों को जज लगा के सजाएं देना चाहते हैं, इसको कौन मानेगा? लेकिन तो देखिए मैं समझता हूं आप रेगुलर एहतसाब अदालतों की तादाद लेकिन अब देखिए एक और भी तो इस वक्त हुकूमत ऑप्शन दे रही है कि ये ऑर्डिनेंस जाहिर है कि पार्लियामेंट में आना है, तो वहां पर ये जो भी तजावीज हैं वो सामने लेकर बुलडोज देखें, ये मतलब पहले करके फिर उसको कहना है कि जी आप इसको हम पार्लियामेंट में ले आएंगे, नहीं, ये भी गलत तरीका था। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए राह हमवार करनी चाहिए जी। इस किस्म के काम सोलो फ्लाइट से नहीं होते। नहीं जी, ठीक, तो कंसेंसस जो है पार्लियामेंट के फोरम पर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। में बहुत दफा हुआ जी, राइट, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ऑपोजिशन को जो एतराज़ात हैं उसमें फ़ायदा भी छुपा है। तो फिर एतराज़ात क्यों हैं? तो ये मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे थे कि ये अच्छे काम भी जो है अगर उसको तरीक़ेकार से नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है इफ़ एंड बट्स आ जाएंगे। मुसर्रत साहिबा, यह मामला अगर पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है देर हो गई, अब तो ऑर्डिनेंस भी आ गया, अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी है, अब ये मामला पार्लियामेंट में भी लेकर जाया जाएगा, तो वहां पर क्या आप लोग समझते हैं कि अगर वहां पे कंसेंसस नहीं डेवलप होता, मुशावरत भी नहीं कामयाब होती, तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए आलिया, सबसे पहले तो मैं पहले जो बात कर रही थी मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी ताकि अवाम और मीडिया इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि जैसे मुजम्मल भाई फरमा रहे थे कि देखें यहाँ पे इशू क्या था कि नैब जो एक्चुअल उसको करना चाहिए था उसमें तो जो परफॉर्मेंस रही वो रिसो रही, बट हो क्या रहा था कि ब्यूरोक्रेसी एक तो वो थी जैसे हेलो जी जी यस, अच्छा, उसमें एक तो ये कि एक वो ब्यूरोक्रेसी थी जो वाकई परफॉर्म करना चाहते थे तो नैब का के कवानीन और नैब की हरासमेंट उनके आड़े आती थी। एक वो थी जो बहाना जिनको चाहिए था काम ना करने का, जी हम तो ये नहीं करेंगे नैब पकड़ लेगी, और ये 3 साल हमने भुगता और इस मतलब पंजाब की, पाकिस्तान की अवाम ने भी भुगता। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें सूट करती है या इनके अगेंस्ट जाती है। हमने देखना है ये जो मर्जी, मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए दी थी कोविड की, लेकिन कंसेंसस कैसे होगा? मुसर्रत साहिबा, इसी तरह जी चेयरमैन नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वही सच्चे हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कभी झूठ नहीं बोला भाई साहब, अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। राइट, मेरा सवाल ये था कि चेयरमैन नैब के हवाले से आप लोग कंसेंसस क्यों नहीं बिल कर पाए? जाहिर है 3 सालों में आपको ये
एहसास हुआ कि नैब में बहुत सारी ऐसी खराबियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको तरमीम करके मुल्क और ये सिस्टम चलाया जा सकता है। बंद कर दो ना जी, इसको 24 पे लगाओ जी ठीक है। अच्छा आलिया, मैं आपको प्रॉपर सुन नहीं पा रही, प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी, मेरा ये सवाल और था मुझे कि मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, एको बहुत है, मैं बोल भी नहीं पा रही। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि चेयरमैन नैब के हवाले से कंसेंसस क्यों नहीं किया? अगर आपको ये एहसास 3 साल बाद हो गया कि नैब कवानीन में इतने सारे लैप्सेस हैं कि वो उससे सिस्टम जो है वो डीरेल होता है या उसमें खराबियां पैदा होती हैं, तो फिर आप लोगों ने चेयरमैन नैब के हवाले से भी ये भी एक अभी आप एक और गलती की कि इसके ऊपर आप लोगों ने कंसेंसस नहीं किया? नहीं आलिया, कंसेंसस उन लोगों से किया जाता है जो एक्चुअली इस मुल्क में कुछ बेहतरी चाहते हैं। मैंने उसकी 2 एग्जांपल्स आपको दे दी कि कोविड में दुनिया फरारी इन्होंने कहा तबाह हो गया। उसके बाद अगली चीज के ये कि आपके कोविड सिस्टम जितना भी वैक्सीनेशन सिस्टम है उसको ये चैलेंज कर रहे हैं झूठे फेक किस्म की एंट्रीज करा के, और सिर्फ इन्हीं के खानदान की एंट्रीज होती है और ये रिपोर्ट करते हैं मीडिया में, इन्हीं के वर्कर और इन्हीं के लोग एंट्री करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो नहीं है, ऊपर एंड शर्ट है कि ये इस मुल्क में कोई भी अच्छी चीज इनको सूट नहीं करती। अच्छा, राइट, जी ठीक है। मैं एक बात और ऐड कर लेना फिक्रा। जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि इन्होंने एक तराना बनाया था, मुझे बताओ कि कोई भी काम दुनिया में गाने बना के उसके ऊपर परफॉर्म करने से ठीक हो जाता है? वोट को इज्जत गाने से होनी है, शेयर करने से होनी है, वो तो उन्हीं रिफॉर्म से वो ये नहीं चाहते। आप देखें, जाहिर है कि ये ऑर्डिनेंस आ गया है, इसको चाहे कोर्ट में चैलेंज भी किया, आपने कहा है कि तमाम ऑपोजिशन खुद फ्रीक बन जाएगी। ये जो चैलेंज किया गया ऑर्डिनेंस वो तो एक तरफ है, अब ये पार्लियामेंट में मामला आता है तो क्योंकि आप चाहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो फिर पार्लियामेंट में आकर वहाँ पे जवाब दें, वहाँ पे तजावीज़ दें, वहाँ पे बात करें। तो अगर वहाँ पे ये मामला आता है, शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया जाता है, मशावरत की जाती है चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से, तो वहाँ पर क्या राय दी जाएगी? देखिए ना, मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमने कहा, इन्होंने कमेटी बनाई, उससे पहले इनके वजीर कानून ने कहा कि नैब के कवानीन में जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, जो उसमें ज्यादतियां हैं, वो हम सारी खत्म करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन ने भी तजावीज दी, तो ये पार्लियामेंट में कमेटी और कमेटी से हाउस में क्यों नहीं लाए? नंबर 1। नंबर 2 कि मैंने फलां के साथ नहीं बैठना कि जी वो क्यों के शहबाज शरीफ पर इल्जामात हैं। अच्छा भाई, तो इल्जामात तो इमरान खान साहब आप पर भी हैं, फॉरेन फंडिंग केस का इल्जाम आप पर है, मालम जब्बा इधर है, हेलीकॉप्टर केस आपके खिलाफ है, इसके अलावा बिलियन ट्री सुनामी आपके खिलाफ है, इसके अलावा बेशुमार फैसले हैं। आपने जो कोविड-19 के लिए बैरूनी इमदाद आई, जो $1.3 बिलियन यानी पाकिस्तान के 250 अरब रुपए, ट्री सुनामी की बात कर रहे हैं आप, ये मालम जब्बा की आप बात कर रहे हैं, मेरा मतलब ये कहाँ केसेस चल रहे हैं? ये केसेस कहाँ पर हैं? कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस है? कहाँ पे रेफरेंसेस है? मैं इल्जाम आप पर भी है, तो फिर जो अगर आप इल्जाम लोगों पर लगा दें अपनी नैब के जरिए, जिसकी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने बतौर एक गैर जानिबदार आदमी बताया, 3 साल और 2 महीने आप करते क्या रहे? तो इस तरीके से इल्जाम लगाकर आप कहें कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठता। अब क्या कि जी सदर मशवरा करेंगे? सदर की आईनी हैसियत मशवरा करने वाली है ही नहीं। सदर तो सदर वजीर आजम के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है। वो सिर्फ एक दफा ये कर सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट या वजीर आजम को चीज भेजे वो वापस भेज सकते हैं, दोबारा अगर भेजेगी तो वो उस पर दस्तखत करने के पाबंद हैं। तो सदर का मशवरा ही गैर आईनी है, कैसे मशवरा करेगा? तो आप सीधी तरह से नाक क्यों नहीं पकड़ते? फिर आकर पकड़ने की कोशिश में आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं? जी ठीक है, क्यों नहीं आते? मुजम्मिल साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये ऑर्डिनेंस चैलेंज भी हो गया, अब ये मामला पार्लियामेंट में भी आना है, तो वहां पर माहौल कैसा होगा? वहां पर क्या अपोजिशन हुकूमत के साथ बातचीत करेगी? और हुकूमत ने तो अब ये लचक दिखाई है कि एटलीस्ट वो फिर भी बातचीत तो करेगी। मुझे लगता है लैप्स हो जाएगा 120 दिन बाद।
शायद पीटीआई की अंदरूनी हालत और बाप पार्टी में जिस तरह के इस वक्त का बलूचिस्तान के जो मंजरनामा सामने आ रहा है और जो पीटीआई की अपनी अंदरूनी हालत सामने आ रही है, उसमें परवेज खटक साहब का ग्रुप है और चीज़ें जो सामने हैं, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई खुद को इतना इकट्ठा कर सकेगी कि इसको पार्लियामेंट से थ्रू करा सके। अगर करा सकती होती तो वो जॉइंट सेशन बनाने का बहुत ऐलान किया गया और जॉइंट इमरान खान साहब खुद भी असेंबली गए, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामानी पार्टी से परवेज खटक साहब के ग्रुप ने वॉकआउट किया, फिर उनसे बातचीत हुई, लोगों के कामों के मसाइल हैं। तो जो पीटीआई के अंदर के मसाइल हैं वो इस कानून साज, वरना उनके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, वो जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुला के इसको पास कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी पीटीआई के पास अभी वो मौजूद नहीं था और वो माहौल नहीं था पीटीआई के अंदर के कराया जा सकता। अब 120 दिन में वो माहौल बन जाएगा कि पीटीआई ये कर सके। मुझे लगता है अंपायर की मदद के बगैर नहीं बन सकेगा, और क्या अंपायर को इस ऑर्डिनेंस को आशीर्वाद हासिल है, ये एक अलग सवाल है। देखिए, जब इलेक्शन की बात भी करते हैं, जब आप धरने की बात भी करते हैं, जब आप लॉन्ग मार्च की बात भी करते हैं, जब पार्लियामेंट में किसी बिल के पास होने की भी बात करते हैं, तो आप अंपायर को क्यों, मतलब कि क्या अंपायर को क्यों चाहते हैं कि वो आके कोई फैसला करे? जाहिर है ऐसा होता रहा है ना पिछले 3 साल में। नहीं, तो अगर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कानून साजी हुई है, जहां पे जाके मेरा मतलब है कि बातचीत हुई है, वो अंपायर के जरिए हुई है। इमरान खान साहब डायरेक्ट तो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इवन इमरान खान साहब ने तो, पीटीआई ने तो इलेक्शन कमीशन के अरकान भी नामजद कर दिए थे जो कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुए, और उसके बाद फिर बातचीत बैठ के कराई गई और इलेक्शन कमीशन को तो मुकम्मल कराना था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तो वाकई इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इस नैब ऑर्डिनेंस के पीछे नहीं है, तो फिर पीटीआई इसको थ्रू नहीं करा सकेगी, ये लैप्स कर जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो है, और उसके बाद एहतसाब का क्या होगा? ये कहीं पर आपको लगता है कि पीटीआई का जो एहतसाब है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस ऑर्डिनेंस? मेरा नहीं ख्याल जुडिशरी जो है वो पैरेलल जुडिशरी के हक में होगी, और अब पाकिस्तान में पैरेलल जुडिशरी को बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसी कोई कानून साजी बनाई, देखिए ना मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत कड़वा घूंट है, हालांकि वो 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट्स के जरिए हो रहा था, और नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी से पार्लियामानी जो पार्लियामेंट थी वो मुत्तफिक थी, लेकिन वो भी सनसेट क्लॉज के साथ थी। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को एक पैरेलल जुडिशरी बनाने का इख्तियार मिल जाएगा और वो अपने जजेस नामजद करने लग जाएंगे वकला में से, रिटायर्ड जजों में से, और उनसे फैसले करा लेंगे। इसमें भी उनको यही करना चाहिए था कि हम 50 नई एहतसाब अदालतें बना रहे हैं, लेकिन रेगुलर जजेस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, मुतलका चीफ जस्टिस, उसके लिए जजेस दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुसर्रत जमशेद मां साहिबा और सदीक अल फारूक साहब। नाजरीन, जाहिर है कि नैब ऑर्डिनेंस अब चैलेंज किया गया है, पार्लियामेंट में आता है, वहाँ पे माहौल क्या होगा, अपोजिशन किस तरह से उसके साथ होती है या उसके खिलाफ होती है, ये तो उनका पार्लियामेंट में नुक्ता नज़र पता चलेगा। लेकिन हुकूमत जो है अभी तक जितनी भी इस्लाहात है उस करने में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में जा रही है, कामयाब नहीं हो रही है। आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।